और लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित इंडिया गठबंधन अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गया है। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन समान विचारधारा वाले दलों को गठबंधन में शामिल होने का न्योता देगा और इस मुहिम के जरिए संसद में अपनी संख्या बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की ये नई मुहिम है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन समान विचारधारा वाले दलों को गठबंधन में शामिल होने का न्योता देगा। चुनाव में हम लोग गए थे तो भाजपा के 303 सांसद थे और उन्होंने दावा 370 का किया था और 400 का एक क्लेम किया था, पब्लिकली क्लेम किया था। उस क्लेम को जनता ने नकारा है। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा हूँ, जो एक अधिकार के साथ चुनाव लड़ा गया था कि 300 पार 400 पार, और बार बार चुनाव के अंतिम चरण में कहा गया था कि हम तो 300 तो पार कर चुके हैं, अब 400 करने वाले हैं। सिर्फ वो जो भाजपा का पॉलिटिकल क्लेम था उसको जनता ने सिरे से खारिज किया। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। और इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का भी बयान सामने आया है। आदित्य यादव ने कहा है कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोगों को अपने साथ जोड़कर चलने की बात करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी, एक इस तरीके से एक भ्रम फैलाने का कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन नहीं है। जनता ने उस चीज़ को दिखाया है। और जहां तक लोग इस बात की बात करेंगे कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि एक ऐसे व्यक्ति या देश के प्रधानमंत्री जिनको मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत मिल रही हो, वहीं पे अन्य पार्टी के नेताओं को इंडिया गठबंधन के 2-2 लाख से जीत मिल रही हो, तो ये सवाल निश्चित तौर पे उठता है कि क्या जनता के मन में आज के समय पे क्या है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में आज एनसीपी अजीत पवार गुट की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 10 बजे अजीत पवार के बंगले पर होगी। इस बैठक में अजीत पवार गुट के कई नेता शामिल होंगे, जिसमें लोकसभा चुनावों के नतीजों के साथ साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जानकारी मिल पा रही है कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये अजीत पवार की पहली बैठक है, लेकिन जिस तरीके से जो परिणाम आए हैं, 4 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई थी, लेकिन एक ही सीट जो है अजीत पवार गुट जीत पाया, जिसके बाद अब आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को महज 9 सीटें ही मिली हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद वहां पर घमासान बवाल मचा हुआ है और उन्हें मनाने का दौर भी जारी है। माना यही जा रहा है कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेता उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत भी की थी और उन्हें इस्तीफा वापस लेने को कहा गया था। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यह कहा है कि जवाबदेही सभी की होती है और वो देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बारे में केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। देवेंद्र जी ने अपनी भावना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि मैं केंद्र से बात करूंगा, केंद्र के सभी नेताओं से बात करूंगा और उसके बाद मैं कुछ निर्णय करूंगा। ऐसा उन्होंने कहा है नहीं कि मेरा रेसिग्नेशन लेना चाहिए, मैं रेसिग्नेशन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ कहा है नहीं। बात का बतंगड़ बन गया है। उनकी भावना ऐसी है कि जब कुछ थोड़ा चुनाव में कम ज़्यादा होता है तो नेता की एक भावना होती है कि भाई उनकी जवाबदारी होती है, मेरी जवाबदारी होती है, ऐसा उन्होंने बोला है। जवाबदारी सभी की होती है। और महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन होने पर शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में खराब स्थिति होने की वजह बीजेपी के नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को अंतिम समय में उतारा गया, जिसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है। रहेंगी लेकिन उतनी आई नहीं, 30 भी नहीं क्रॉस कर पाए आप लोग। देखिए, ये इलेक्शंस में बहुत सारे फैक्टर बीच में आए हैं, जैसे कि मराठा आरक्षण का है, प्याज का जो सवाल है,
ओबीसी का जो सवाल था, आरक्षण का, ये सब मुद्दे एक साथ सत्ताधारी पक्ष के आंग पे आ गए। मतलब उनके वो जो मुद्दे उठाए गए और सबसे बेसिक जो सेंट्रल का जो मुद्दा था, घटना बदलने वाले, बाबा साहब की घटना बदलने वाले, मुस्लिमों को ये कुछ उनके खिलाफ जाने वाले, ये सब मुद्दे लेके उन्हें एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश विरोधी पक्ष ने की। उसका निश्चित भुगतान हमको करना पड़ा। यानी कि संविधान बदलने का जो आप मुद्दा तो नहीं था, जो बोला गया था उस पर डिस्टर्बेंस हुआ। उसमें वो नैरेटिव सेट किया उन्होंने बताया, बार बार बताना, लोगों को लगा अरे बाबा साहब की घटना बदल रहे, जो होना ही नहीं है, लेकिन वो मुद्दा उन्होंने उठाया, उसका भी फटका हमको पड़ा है। और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के जो लीडर्स है, उन्होंने जो कुछ सर्वे लाया था, वो सर्वे बहुत गलत साबित हुआ। के नतीजों पर भी लोगों की पैनी नजर बनी हुई थी, क्योंकि खडूर साहब लोकसभा सीट से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर वहां सियासी पारा चढ़ा दिया था। पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल चारों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। और फिर अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय नामांकन कर खडूर साहिब की लड़ाई में एक और एंगल जोड़ दिया था, क्योंकि पंजाब के तरन तारण इलाके के खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र में अमृतपाल के समर्थन में जबरदस्त कैंपेनिंग हुई थी। उनके पिता ने अमृतपाल के चलाए नशे के खिलाफ अभियान को इस चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बना दिया था। नशिया का ड्रग का मुद्दा है, वो जो उनके साथ बेइंसाफी हुई है, लोगों के मन में उसका रोष है जी। जिसका असर ये हुआ कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने बगैर एक भी रैली या भाषण किए बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि खडूर साहिब लोकसभा सीट पर 4 बड़ी पार्टियों को पटकनी देने वाले अमृतपाल किस खेमे का हिस्सा होंगे। और ऐसा ही पेच पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट पर भी फंस गया, क्योंकि वहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा ने जीत दर्ज की। सरबजीत सिंह खालसा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट पर उन्होंने अमृतपाल सिंह की तरह ही चारों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को मात दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह ने अपने पूरे प्रचार अभियान में खुद को आजाद प्रत्याशी बताया। पंजाब में निर्दलीय प्रत्याशी को आजाद प्रत्याशी कहा जाता है, लेकिन सरबजीत सिंह खालसा ने आजाद शब्द पर जोर देते हुए इसके अलग मायने साबित करने की कोशिश की थी। सरबजीत सिंह खालसा पंजाब में हुई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों का विरोध करने के बाद चर्चा में आए थे और उनका दावा है कि वो कभी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फरीदकोट और उसके आसपास के लोगों ने उनसे चुनाव लड़ने की अपील की थी। और इसी के बाद उन्होंने पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। हालांकि 2014 और 2019 के चुनाव में उन्हें इसी फरीदकोट लोकसभा सीट से हार मिली थी, लेकिन 2024 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 70,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी और तीसरी बार में चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। जिसके बाद इस बात पर चर्चा तेज हो गई कि वो एनडीए को समर्थन देंगे या फिर कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए और विपक्षी गठबंधन की नजर उन 17 अन्य सांसदों पर भी है जो केंद्र में सरकार का भविष्य तय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार किसी एक